हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पाई मैथमेटिक्स। मैं विकास कुमार, आपका मैथ्स गुरु। बच्चों, आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। फाइनल बोर्ड एग्जाम में अगर इस मार्क्स की वेटेज की बात करें इस टॉपिक से रिलेटेड, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आने वाला है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो। और अदर स्टेट बोर्ड की बात करें तो वहां उस बोर्ड का नियम क्या है ये मुझे नहीं मालूम, आप चेक कर लेंगे। लेकिन हाँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये बात ध्यान रखें। 12th में एक और टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, कैलकुलस, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और ये कैलकुलस टॉपिक से 44 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इस कैलकुलस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए और आसान तरीके से समझने के लिए ये जरूरी है कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अच्छे से समझिए। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप अच्छे से नहीं समझे हैं तो कैलकुलस एक्सरसाइज सीखने में आपको थोड़ी तकलीफ होगी। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सिर्फ 5 मार्क्स के नजरिए से मत देखिए। आप देखिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 44 मार्क्स को आपके 44 मार्क्स को इफेक्टेड कर दे रहा है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या होता है भाई। तो इसके लिए जरूरी है कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक लगातार देखिए, 1 सेकेंड भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर आगे इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना में और तकलीफ होगा। तो इससे अच्छा है कि आप बिना 1 सेकेंड स्किप किए हुए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। हाँ बच्चों, एक बात और, अगर आपको लगता है कि ये चैनल पाई मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत अच्छा कर रही है तो इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितने भी आपके स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर जरूर करिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे इनवर्स फंक्शन क्या होता है। उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग 2 चीज जानेंगे, पहला क्या फंक्शन, दूसरा क्या इनवर्स फंक्शन। उसके बाद हम लोग जानेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात आते हैं फंक्शन का। फंक्शन क्या है? देखिए बच्चों, फंक्शन का डेफिनेशन अगर आप बुक में पढ़िएगा तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, लेकिन हम अपने ढंग से इसको समझा रहे हैं। देखिए बच्चों, हमको जहां तक लगता है हर एक बच्चा 3 इडियट मूवी जरूर देखे होंगे, जिसमें मशीन का डेफिनेशन 2 तरीके से समझाया गया। एक प्रैक्टिकली जो आप समझते उसको एक्सप्रेस किया, दूसरा बुकिश लैंग्वेज। तो आज हम बुकिश लैंग्वेज नहीं बताने वाले फंक्शन का डेफिनेशन, समझना कैसे है ये चीज हम बताते हैं आपको। उसके बाद बुक का डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो सारा चीज खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। फंक्शन को मैं कहता हूं यह है मैथमेटिकल मशीन। मैथमेटिकल मशीन, ठीक है सर, क्यों बोला आपने मैथमेटिकल मशीन? चलिए बात करते हैं। पहले ये बताओ बच्चों, मशीन करता क्या है? मशीन आपसे डिफाइन इनपुट लेता है और डिफाइन आउटपुट देता है। जैसे फैन की बात करते हैं हम, ठीक है, फैन को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? मशीन। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, मशीन, बहुत तरीके की मशीन है जिसमें हमने आपके लिए क्या लिया, फैन। फैन को इनपुट में क्या चाहिए होता है? तो बोलिएगा सर इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं बोलूंगा नहीं, गलत है आप। अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे तो मैं एक काम करूंगा, रेलवे वाला इलेक्ट्रिसिटी जोड़ दूंगा, तो क्या फैन चलेगा? तुरंत खराब हो जाएगा। तो आप बोलिए सर डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, मतलब डिफाइन इनपुट देना पड़ेगा फैन को। ठीक है, उसके बाद फैन क्या करेगा? डिफाइन आउटपुट देगा, डिफाइन आउटपुट देगा।
हर एक फैन का अपना अपना एक कैपेसिटी होता है जिसको आरपीएम के नाम से आप जानते हैं, ठीक है ना, रोटेशन पर मिनट, हर एक फैन का अपना अपना। इलेक्ट्रिसिटी तो उतना ही पर मिनट वो क्या करेगा, घूमेगा, तो उसी को हमने बोला डिफाइन इनपुट। मैथमेटिकल लैंग्वेज में डिफाइन इनपुट जो होता है वो कहलाता है डोमेन, और डिफाइन आउटपुट जो कहलाता है वो कहलाता है रेंज। तो फैन चलाने के लिए आपको 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ा भाई, और आपको डिफाइन आउटपुट में जितना जिस हिसाब से फैन को बनाया गया है, जैसे 200 आरपीएम में बनाया गया है, तो वो पर मिनट 200 बार आपको घूमकर दिखाएगा। उसी तरीके का फंक्शन होता है। फंक्शन मतलब मैथमेटिकल मशीन। मैथमेटिकल मशीन को भी डिफाइन इनपुट चाहिए। क्या चाहिए? डिफाइन इनपुट। और ये डिफाइन इनपुट जो है वो कहलाता है मेरा डोमेन, और उसके बदले ये मैथमेटिकल मशीन मतलब फंक्शन आपको डिफाइन आउटपुट देगा, ठीक है, आउटपुट देगा। और ये डिफाइन आउटपुट आपका कहलाता है रेंज। जैसे हर एक मशीन का अपना अपना डिफाइन इनपुट होता है, अपना अपना डिफाइन आउटपुट होता है, उसी तरीके से हर एक मैथमेटिकल मशीन का अपना अपना डिफाइन इनपुट होता है और डिफाइन आउटपुट होता है, मतलब डोमेन होता है, रेंज होता है। सर फैन मशीन का मतलब फैन तो हम देखें कैसा होता है, नहीं होता है। मैथमेटिकल मशीन मतलब फंक्शन कैसा होता है। मैथमेटिक्स में आप कुछ भी लिख दो वो फंक्शन बन जाता है, मैथमेटिकल मशीन बन जाता है एक तरीके से। जैसे अगर हमने लिख दिया fx बराबर x², तो ये मेरा बन गया फंक्शन, और ये क्या कहलाता है? मैथमेटिकल मशीन। एक बात और ध्यान दो बाबू, हर एक मशीन मैथमेटिकल मशीन नहीं, सिर्फ मशीन की बात करें, एक मशीन में आप इनपुट डालोगे तो एक ही आउटपुट, एक डिफाइन आउटपुट देगा। जैसे अगर आप मिक्सर ग्राइंडर का एग्जांपल ले लो, मिक्सर ग्राइंडर में अगर आप मिर्च पाउडर डालेंगे, मिर्च डालेंगे, तो पाउडर के रूप में बनाकर क्या देगा? मिर्च पाउडर देगा। ऐसा नहीं कि वो धनिया का पाउडर दे देगा और कुछ और मसाले का पाउडर देगा, नहीं, मिर्च डाले तो मिर्च पाउडर डाले, मतलब एक इनपुट और एक यूनिक आउटपुट देगा। फिर से ध्यान से सुनो, एक इनपुट डाला और आपको आउटपुट में क्या मिला? यूनिक आउटपुट मिला। और अगर ऐसा कभी ऐसा मशीन बन जाए, दुनिया में बन जाए कि मिर्च डाले और आपको उधर से धनिया पाउडर भी मिल रहा है, फिर हमने मिर्च डाला तो वहां से मिर्च पाउडर मिल गया, मतलब इनपुट एक ही रखा लेकिन उसमें क्या मिलने लगा? दो अलग अलग तरीके का आउटपुट मिलने लग गया, तो मेरा मशीन नहीं है भाई, वो कुछ और है। उसी तरीके से मैथमेटिकल मशीन में भी होता है, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए। जैसे मान लो हमने इस मशीन में x की जगह 2 डाला, तो 2 का स्क्वायर कितना मिल गया? 4। मैंने डाला 2, क्या मिल गया? 4। कोई एक और बंदा आया, मान लो आप ही आए, आप बोले सर हम भी इस मशीन में 2 डालेंगे, तो आप भी 2 डालोगे तो आंसर में कितना मिलेगा? 4। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि ये मैथमेटिकल मशीन, ध्यान से सुनो, कभी ऐसा हो जाए, पॉसिबल हो गया कि 2 डालने से आंसर मिल गया 5, तो ये आपका मैथमेटिकल मशीन नहीं होगा। मतलब फंक्शन बनने के लिए कंडीशन हो गया कि एक इनपुट के लिए एक स्पेशल आउटपुट होना चाहिए और वो यूनिक होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने वो इनपुट डाला, जैसे हमने 2 डाला तो 4 मिला और कोई और आया 2 डाला इसी मैथमेटिकल मशीन में और उसको 5 मिल गया। अगर ऐसा हो गया तो वो मैथमेटिकल मशीन नहीं है भाई, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखो, देखिए सर यहाँ पर 2 डाल रहे हैं तो मिलेगा 4, -2 डाले तो भी आंसर कितना मिला? 4। तो क्या ये मेरा मैथमेटिकल मशीन है? यस। इनपुट वाला नंबर 2 अलग अलग हो सकता है और आंसर सेम आ जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनपुट का नंबर एक ही हो और आउटपुट में 2 नंबर मिलने लग जाए तो ये दिक्कत वाली बात है। 2 अलग अलग इनपुट डाल सकते, सेम आंसर आ सकता है, लेकिन एक इनपुट के लिए 2 आंसर पॉसिबल नहीं है। और अगर 2 आंसर आ रहा है तो दोनों आंसर सेम होना चाहिए, अगर अलग अलग है तो मैथमेटिकल मशीन नहीं है। समझ गए बच्चों? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैथमेटिकल मशीन का मतलब फिर से मैं बता रहा हूं, एक स्पेशल यूनिट इनपुट के लिए एक स्पेशल आउटपुट होना चाहिए, एकदम आउटपुट फिक्स होना चाहिए। एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट पॉसिबल नहीं है। हाँ, 2 अलग अलग इनपुट के लिए एक आउटपुट पॉसिबल है। जैसे यहाँ देखो 2 डाले 4 मिला, 2 डाले अगर 5 मिल गया तो ये मैथमेटिकल मशीन नहीं होता। लेकिन 2 डालने पर हमेशा क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा। उसी तरीके से और भी कोई नंबर ले लो, 1 डालो 1 ही मिलेगा, 5 डालो
कितना मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25 मिलेगा। ऐसा नहीं कि 5 डाले तो 25 36 दो अलग अलग नंबर मिलेगा, एकदम एक इनपुट के लिए एक फिक्स आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, हाँ अलग वाले हैं, दो अलग अलग इनपुट के लिए भी सेम नंबर मिल जा रहा है, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो भाई ये जो हम इनपुट कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, डोमेन, और जो आउटपुट में मिला वो क्या कहलाएगा, रेंज। तो बताइए बच्चों, इस फंक्शन के लिए मतलब f(x) बराबर एक्स स्क्वायर के लिए डोमेन क्या हुआ, डोमेन मतलब आप इसके अंदर क्या क्या डाल सकते हैं। तो बोलिएगा कोई भी नंबर डाल सकते हैं सर, पूरा रियल नंबर डाल सकते हैं। यस, डोमेन में आप क्या डाल सकते हैं, पूरा रियल नंबर डाल सकते हैं। हाँ, तो रेंज में क्या मिलेगा आपको, रेंज मतलब आउटपुट में क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। हमेशा कैसा नंबर मिलेगा, पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। जैसे एक्स स्क्वायर जो है नेगेटिव नंबर को भी क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा ना। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना कि डोमेन में कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी रियल नंबर डाल दो, ये डिफाइन है। लेकिन आंसर जब आएगा हमेशा और हमेशा कैसा नंबर मिलेगा, पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। कभी भी इसका आंसर नेगेटिव देगा, कभी नहीं देगा। बात समझ रहे हैं बच्चों। तो फंक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मतलब समझते हैं इनवर्स फंक्शन क्या होता है सर। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है कि जो आउटपुट मिला है, मतलब जो रेंज मिला है, उस रेंज को एक नए मशीन में डालिए और आपको मिल जाना चाहिए डोमेन। मतलब रेंज बन गया आपके लिए डोमेन, और डोमेन क्या बन जाना चाहिए, रेंज। एक ऐसा मशीन खोजो, जैसे अगर हम मान लो f(x) बराबर √x लिख दे, क्या लिख दे, √x। तो यहां पर बताओ आउटपुट में क्या था, 4। तो हम अगर यहां पर 4 पुट करेंगे तो √4 का वैल्यू कितना आता है, 2, या बोलिएगा सर -2। देखो जो आउटपुट में मिला उसको हमने इनपुट वाला नंबर बना दिया, और आउटपुट में क्या मिलने लग गया, जो इनपुट किया था। मतलब ये वाला जो मशीन है, इस मशीन का इनवर्स कहलाएगा। देखो फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर हम इस मशीन में 3 डालते हैं f3, तो आंसर कितना मिलेगा बता, 3 का स्क्वायर सर 9 मिलेगा। उसी तरीके से f-3 भी डालेंगे तो -3 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 9 मिलेगा सर। अब देखो ये आउटपुट आया, इस आउटपुट को इस मशीन में पुट करो, मतलब 9 पुट करो तो √9 आएगा, और √9 का वैल्यू कितना होगा, 3 और -3 आएगा। तो देखो हमने आउटपुट जो आया था इस मशीन में पुट किया, तो आपको क्या मिलने लग गया, इस मशीन का इनपुट मिलने लग गया, मतलब डोमेन मिलने लग गया। तो ये मशीन इस मशीन का क्या कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। और इसको भी बोल सकते हैं ये मशीन इसका इनवर्स कहलाए तो ये भी इसका इनवर्स कहलाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो सर क्या हर एक मशीन का इनवर्स पॉसिबल है, जरूरी नहीं है। हर एक मशीन का इनवर्स मतलब हर एक फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। जैसे फैन की बात करें, हम एक मशीन की बात करते हैं, फैन। फैन क्या करता है, हवा आपको नीचे डाउनवर्ड की ओर देता है। लेकिन एग्जॉस्ट जो किचन वगैरह में लगाते हैं वो क्या करता है, अंदर की हवा को बाहर फेंकने का काम करता है। तो एग्जॉस्ट जो हो गया फैन का इनवर्स हो गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, f(x) बराबर √x का इनवर्स है, उसी तरीके से ये इसका इनवर्स हो गया। और एक बात याद रखना, हर एक मशीन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। जैसे अगर मान लो हमने मिक्सर ग्राइंडर में ही ले लिया, मिक्सर ग्राइंडर को ही ले लो, मिर्च को मिर्च पाउडर बना दिया हम आपने, क्या अब जो मिर्च पाउडर मिला है उसको आप मिर्च बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। मतलब उसके लिए इनवर्स मशीन पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक है, तो एक बात याद रखना, हर एक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। किसी किसी का होगा, किसी किसी का नहीं होगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि किसी फंक्शन का, किसी मशीन का इनवर्स पॉसिबल हुआ लेकिन विथ कंडीशन के साथ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसे कंडीशन के साथ होगा उसको तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो और हम आपको समझाएंगे। चलिए फंक्शन और इनवर्स फंक्शन को हम एक ग्राफ से भी समझाते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम f(x) बराबर एक्स स्क्वायर लिख ले, ठीक है, तो अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं ना, तो इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनता है, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से इसका अपवर्ड पैराबोला बनता है। तो बोलिएगा सर
इस ग्राफ से कैसे मालूम चल गया कि ये फंक्शन है? सिर्फ ग्राफ देख के कैसे पहचान गए ये फंक्शन है? तो देखिए ये x है और ये क्या है y। x में मान लो यहाँ पर कोई नंबर आया होगा 1, तो 1 डालो तो 1 से ऊपर जाइएगा तो यहाँ पर एक नंबर मिलेगा, तो यहाँ पर आएगा तो कितना मिला 1। देखो 1 डाले तो y एक्सिस में एक ही नंबर मिला 1, ठीक है। हाँ मान लेते हैं इसका मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसका ग्राफ इस अच्छा चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ते। मान लो यहाँ पर 2 डाले, हमने x में के अंदर क्या डाला 2, तो 2 से ऊपर बढ़ते गए यहाँ आया, इधर गए तो यहाँ पर कौन सा नंबर आपको मिला 4। क्या यहाँ पर 2 नंबर आपको मिला? नहीं मिला, ठीक है। मान लेते हैं एक फंक्शन हम लेते हैं बच्चे, एक ग्राफ लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, यहां पर देखो बच्चे, यहां पर देखो बच्चे मान लो 1 है, ठीक है। इस ग्राफ को और आगे थोड़ा बढ़ाते हैं हम, ठीक है। बच्चे यहां पे 1 है, 1 से आगे जाओ, देखो यहां पर एक आंसर मिला, मान लो यहाँ पर कुछ आंसर था ए नंबर मिला। इसी से और आगे बढ़ो, देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर आंसर कितना मिल गया बी। मतलब इनपुट एक किया, आउटपुट में 2 नंबर मिल गया, ए भी मिल गया बी भी मिल गया। अब इसी 1 का यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो ग्राफ ऐसे भी जाता, तो देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कितना है 1, तो यहाँ पे 1 पुट किया तो मान लो यहाँ पर क्या मिल गया सी। मतलब एक इनपुट के लिए कितना नंबर मिल गया, 1 2 3 मिल गया, तो ये मेरा फंक्शन नहीं हुआ। जबकि यहाँ पर देखिए एक इनपुट के लिए सिर्फ एक आउटपुट मिल रहा है, इसलिए ये ग्राफ आपका फंक्शन का ग्राफ है और ये ग्राफ मेरा फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ये मेरा फंक्शन नहीं है क्योंकि इनपुट में क्या डाल रहे हैं 1 और आउटपुट में क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखो एक नंबर मिला ए, फिर इसी का यहाँ पर देखो यहाँ पर भी मिल गया बी, इसी का यहाँ पर देखो क्या मिल गया सी। समझ रहे हैं बच्चों? ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, तो ग्राफ से भी देख के आप पता कर सकते हैं कि कौन सा जो मशीन है वो फंक्शन है और कौन सा मशीन फंक्शन नहीं है। तो ग्राफ देख के पहचान गए, तो ये मेरा आपका क्या है फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन नहीं है। रीजन क्या सर, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक फिक्स्ड इनपुट आउटपुट मिल रहा है, सॉरी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक फिक्स्ड आउटपुट मिल रहा है और ये मेरा फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक फिक्स्ड वैल्यू के लिए डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है। जैसे 1 के लिए ए मिल गया, 1 के लिए बी मिल गया, 1 के लिए सी मिल गया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं y बराबर साइन एक्स। y बराबर साइन एक्स ये एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये आप अच्छे से मालूम होता, जिसमें डोमेन इसका जो होता है r है और रेंज -1 to 1 है। मतलब कि इस फंक्शन के अंदर क्या इनपुट दे सकते हैं, पूरा रियल नंबर इनपुट के रूप में दे सकते हैं। जब आउटपुट मिलेगा तो कहाँ से कहाँ आउटपुट मिलेगा, -1 से 1 के बीच का आंसर। मतलब यहाँ पर x के जगह 1 लाख डाल दीजिए, 5 लाख डाल दीजिए, -5 लाख डाल दीजिए, जो डालना है डालिए। आंसर जब भी आएगा -1 से 1 के बीच में ही आएगा। इसका आंसर कभी भी 2 नहीं देने वाला, 3 नहीं देने वाला, 5 नहीं देने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसका हमने अब सर ये जाने कैसे कि इसका डोमेन R होता है, रेंज -1 to 1 होता है। ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, ठीक है ना। मैथमेटिशियन ने प्रैक्टिकली इसका ग्राफ बनाया, तब जाकर उनको पता चला कि इसका रेंज -1 से 1 के बीच में आ रहा है और पूरा रियल नंबर डाल सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, ठीक है, किसी के सपने में नहीं आया था ये चीज़। तो देखिए y बराबर साइन एक्स का हमने ग्राफ बनाया, तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से हमारा जा रहा है। तो जब हम और ये ग्राफ बढ़ते जाएगा, देखो पूरा रियल नंबर है ना, तो x तो पूरा रियल नंबर जाएगा, तो हमने आधा ही बनाया, 2 साइकिल बनाए, एक साइकिल यहाँ से यहाँ गया और एक साइकिल इधर नेगेटिव तरफ गया। ठीक है, तो देखो हमने इस मशीन में y बराबर साइन एक्स वाले मशीन में 0 डाला, तो देखो 0 डाला तो आंसर कितना मिला, 0 मिला। इसमें हमने π/2 डाला, तो π/2 डाला तो साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आगे बढ़ गया। फिर उसके बाद पाई डाला तो कितना मिल गया 0, तो फिर ग्राफ इस तरीके से डाउन हो गया। फिर हमने 3π/2 डाला तो आंसर कितना मिल गया, -1 मिल गया। फिर हमने 2π डाला तो 2π में फिर से आंसर, मतलब ग्राफ इस तरीके से चल गया और ये कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहेगा। फिर इसी तरीके से नेगेटिव आंसर डाला हमने, 0 डाला, फिर -π/2 डाला तो -1 आया, फिर -π डाला 0 डाल दिया, तो इस तरीके से ग्राफ मूव कर गया। अब देखो ये क्यों ग्राफ, ये ग्राफ देख के ये फंक्शन पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा, चलिए देखते हैं। एक्स वाला जो नंबर होता है इनपुट नंबर होता है और एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए। तो देखो हमने 0 डाला तो क्या मिला, सिर्फ 0 ही मिला।
हमने π/2 डाला तो आंसर कितना मिला, 1 मिला। π/2 के अलावा और तो ऊपर में कोई नंबर नहीं है जहाँ पे ये ग्राफ उसको टच कर रहा है, तो π/2 के लिए एक ही पर्टिकुलर वैल्यू दिया। उसी तरीके से पाई डाला तो 0 दिया। तो मतलब हर एक इनपुट नंबर एक फिक्स्ड आउटपुट दे रहा है, इसलिए मेरा क्या बन गया, फंक्शन बन गया। अब देखिए y बराबर साइन इनवर्स x लिखते हैं, तो ये मेरा कहलाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फंक्शन लगा लेकिन विथ कंडीशन के साथ लगाया हमने, और कौन सा कंडीशन है मैं थोड़ी देर बाद आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले याद रखना, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो बोल दिया, लेकिन विथ कंडीशन के साथ बोला है हमने इसको फंक्शन। कौन सा कंडीशन है मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो y बराबर साइन इनवर्स x, कोई बच्चे क्या करते हैं, साइन इनवर्स, ये जो साइन इनवर्स x है इसको 1/sin x लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा आप नहीं लिख सकते। हाँ, y बराबर साइन x का पावर में -1 होल -1 है, तब आप इसको लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते, ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है। अब साइन इनवर्स x के लिए हम जान रहे इसी मशीन का इनवर्स है, तो इसका जो रेंज है इसके लिए क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। मतलब -1 से 1 के बीच का ही इसमें डालना है, और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। बात बिल्कुल सही है सर। देखो -1 to 1 ही हम आंसर डाले तो ग्राफ इस तरीके से जाने लग गया। यहाँ पे साइन एक्स का ये ग्राफ है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो सर यहाँ देखिए हमने 1 डाला, इस मशीन में हम क्या ये जो रेंज है इस मशीन के लिए डोमेन बन गया ना, तो हम यही आंसर यही ना इसमें डालेंगे। तो हम 1 डाल रहे हैं, देखो 1 डाले तो आउटपुट में कितना मिला, π/2। लेकिन डाउनवर्ड की ओर देखेंगे तो -3 π/2 भी मिल रहा है। मतलब 1 डालने से 2 आउटपुट मिलने लग गया, तब तो वो मेरा फंक्शन नहीं हुआ सर। अभी आप ही थोड़े देर पहले बताया डेफिनेशन में, फंक्शन मतलब एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमने 1 डाला तो π/2 तो मिला, और साथ ही साथ अगर हम डाउनवर्ड की ओर देखेंगे तो यहाँ पे -3 π/2 भी मिल गया। अगर इस ग्राफ को और हम आगे बढ़ाते बच्चे, तो ये 1 यहाँ जाता तो यहाँ पर कट करता तो यहाँ पे 5/2 भी मिलता, और यहाँ पर भी और आगे बढ़ते तो यहाँ पर भी एक नंबर मिलता। मतलब एक इनपुट के लिए बहुत सारा आपको आउटपुट मिल रहा है, तो आप इसको कैसे फंक्शन बोल दिए, ये तो फंक्शन नहीं है हमारा। आप बिल्कुल सही बोले, अगर हम साइन इनवर्स का ग्राफ इसको बताएंगे तब ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, लेकिन विथ कंडीशन। क्या है सर कंडीशन, चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार साइन इनवर्स एक्स जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्यों बन गया। लेकिन उसके पहले याद रखना है, ये जो रेंज है इसके लिए क्या है, डोमेन, और ये जो डोमेन है इसके लिए क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, रेंज बनना चाहिए। तो हमको रेंज से ही दिक्कत है, क्योंकि एक इनपुट के लिए बार बार बहुत सारा आउटपुट मिलने लग गया, ठीक है। तो चलिए बताते हैं कि ये फंक्शन क्यों बन गया। देखिए बच्चों, यहां पर हमने लिखा है y बराबर साइन इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ बनाया। हमने क्या किया, इस ग्राफ को ब्रेक कर दिया, यहां से यहां तक इसको पूरा मटिया दिए और इसको पूरा मटिया दिए, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा मेरा। देखो यहां से ऐसे जा रहा है, तो यहां से यहां ऐसे हमने ब्रेक करके बनाया। यहां पर कौन सा नंबर था, -π/2, और यहां पर कौन सा नंबर था, π/2 लिख दिया। यहां से यहां का वैल्यू कितना था, -1। अब देखो अगर हम सिर्फ इस ग्राफ पर कंसंट्रेट करें तो यहां पर एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक फिक्स्ड आउटपुट दे रहा है। मतलब एक के लिए 2 आउटपुट नहीं मिल रहा है। जैसे 1 डाले तो कितना मिल रहा है, सिर्फ π/2, डाउनवर्ड में तो कुछ है ही नहीं, हम इस पूरा चीज को भूल चुके इधर वाले को। फिर उसी तरीके से -1 डाले तो यहाँ पर कितना मिल रहा है, -π/2 डाल रहा है, ऊपर में कुछ नहीं मिल रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर कोई नंबर होगा वो डालेंगे तो यहाँ पर देखिए एक के लिए फिक्स वैल्यू मिलना स्टार्ट हो गया, समझ रहे हैं बात को आप। तो अगर y बराबर साइन इनवर्स ग्राफ को सिर्फ इतना ही तक कंसीडर करें, तब तो ये मेरा फंक्शन बन सकता है, यस। तो y बराबर साइन इनवर्स x फंक्शन है, मतलब ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। किसके लिए, जब इसका डोमेन हो जाएगा -1 to 1 और रेंज ये रियल नंबर ना होके, रेंज की बात जो कर रहे हैं, रेंज होना चाहिए था एक्चुअल में रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर ना होकर कितना से कितना दे दे, -π/2 से लेकर π/2 दे दे, तब ये मेरा ITF बन गया। लेकिन अगर हम इस पूरे ग्राफ को कंसीडर करेंगे
तब y बराबर साइन इनवर्स x मेरा फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम इस ग्राफ को तोड़कर यहाँ तक ले आए तब ये मेरा क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। तो सर आप यहाँ तक ही कट क्यों किए, हम यहाँ से यहाँ तक कट करते हैं। देखिए π/2 से लेकर इस 3π/2 तक कट करते हैं। तो चलिए कट करते हैं तो देखते हैं ग्राफ कैसा बन रहा है भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर π/2 है बेटा, और आपने यहाँ पर लिया है कितना, 3π/2। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, π/2 से लेकर 3π/2 तक। ग्राफ देखो, अब ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो क्या ये मेरा नहीं हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन? यस, ये किसका ग्राफ बनाया आपने, ये भी तो y बराबर साइन इनवर्स x का है सर। और इसका यहाँ पर देखिए वैल्यू दे रहा था 1, और यहाँ पर जो इसका दे रहा था -1। तो देखिए 1 से -1 के लिए यहाँ पर ये तो के लिए एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट दे रहा है। तो क्या ये मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं हुआ? ये भी हुआ। यहाँ के लिए डोमेन क्या हो गया, यहाँ के लिए भी डोमेन -1 to 1 हो गया। और रेंज कितना हो गया, यहाँ पर तो ऊपर और नीचे डाउन गायब किए तो रेंज -π/2 से π/2 निकला था। यहाँ पर कहाँ से कहाँ निकला, π/2 से लेकर 3π/2 निकला। तो याद रखिएगा y बराबर साइन इनवर्स x का रेंज चेंज हो सकता है, डोमेन फिक्स रहेगा -1 to 1 -1 to 1, लेकिन रेंज क्या होता है, चेंज होते रहता है। साइन इनवर्स x के लिए क्या होता है, रेंज चेंज होते रहता है। कभी -π/2 से π/2 हो जाएगा, कभी π/2 से 3π/2 हो जाएगा। फिर उसके अगर हम डाउनवर्ड यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम ग्राफ को यहाँ से यहाँ कट करें, देखो यहाँ से यहाँ तक ले, तो रेंज कितना हो जाएगा, -π/2 से -3π/2 हो जाएगा। जबकि डोमेन कितना रहेगा, -1 to 1 ही रहेगा। और सिर्फ ये साइन इनवर्स x के साथ नहीं होगा, y बराबर कॉस इनवर्स x के साथ भी यही होगा, टेन इनवर्स x के साथ भी यही होगा, सेक इनवर्स x के साथ भी यही होगा, सबके साथ यही होगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बात यहाँ तक पढ़ाने का एक कंक्लूजन आप जरूर निकाल लीजिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनता है, लेकिन विथ कंडीशन। कंडीशन क्या होता है भाई, कि कंडीशन ये है कि इसका रेंज कंटिन्यूअसली क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे। लेकिन जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनाओगे तो बोलिएगा जब सर रेंज कंटिन्यूअसली चेंज करेगा तो कौन सा रेंज हम ले क्वेश्चन बनाते समय, तब हम लोग एक वर्ड यूज किए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। मतलब क्या है कि साइन इनवर्स x का -π/2 से π/2 भी रेंज हुआ, π/2 से लेकर 3π/2 भी रेंज हुआ, ये दोनों रेंज है। लेकिन ये कहलाता है प्रिंसिपल वैल्यू। ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो याद रखिएगा जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू को ही रेंज मान के चलेंगे, जबकि रेंज बहुत सारा हो सकता है। लेकिन हम किसको रेंज मानेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू को। -π/2 से π/2 रेंज कहलाता है, कैसा रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। जबकि ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज नहीं हुआ, ये सिर्फ रेंज हुआ। तो जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप बनाएंगे तो आप प्रिंसिपल वैल्यू को ही क्या मान के चलेंगे, रेंज मान के चलेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर हमने कुछ लिखा है आपके लिए, y बराबर साइन इनवर्स x, डोमेन तो -1 to 1 हुआ, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू कितना हुआ, -π/2 से π/2। उसी तरीके से कॉस इनवर्स x के लिए भी डोमेन कॉस इनवर्स x के लिए भी डोमेन कितना हुआ, -1 to 1, और प्रिंसिपल रेंज कितना हुआ, 0 to π। इसके अलावा भी और हो सकता है, लेकिन हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू मान के चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों हम लोग अपने अगले लेक्चर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं उसका प्रूफ भी देखेंगे, फार्मूला भी मैं एक जगह आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।